अस्सलाम वालेकुम। छोटी ईद की बड़ी खुशियां आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हम बांट रहे हैं ईद की खुशियों के रंग सिटी 41 के संग, और इसके साथ साथ मैं हूं आपका होस्ट शिराज भट्ट। और मैं हूं आपकी होस्ट महविश शबीब। और जहां जहां हमारी ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है वहां वहां छोटी ईद की बड़ी बड़ी खुशियां आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और ईद की बात हो और ईद के सुबह जो है एक नया ही अंदाज घर में देखने को मिलता है। और इस ईद में हमारे साथ स्पेशल गेस्ट भी मौजूद होते हैं। और मैं चाहती हूँ शराज बगैर किसी तारीख के हम ताख़ीर के अपने आज के जो गेस्ट हैं उनका भी इंट्रोडक्शन करवाएं। बिल्कुल, बड़े खास गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपको करवाता हूँ, फिर उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। हाफिज मोहम्मद अमजद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रुकने इस्लामिक नज़रियाती कौंसिल, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं हाशिम अमजद, जो कि आपके बेटे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम हाशिम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? आपको भी ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा हाफिज साहब, मुझे बताइएगा ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ? हाफिज बनना, फिर उसके बाद हाफिज अमजद साहब, फिर हाफिज अमजद साहब के साथ साथ आप सेक्रेटरी जनरल बन गए। शराज भाई बहुत शुक्रिया। मैं आपके तवज्जुह से पूरी पाकिस्तानी कौम को, बिलखुसूस अपने शहर फैसलाबाद को ईद उल फितर की खुशियाँ जो हैं वो मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि हमारी ईद की खुशियाँ अल्लाह ताला मुबारक करे और बरकत नसीब फरमाए। शराज भाई, बेसिकली मेरा फैमिली जिससे ताल्लुक़ है, मेरे वालिद पाकिस्तान के एक बड़े जय्यद उलमा में से एक हस्ती हैं माशाल्लाह। तो जिनका शुमार पाकिस्तान के मजहबी तबके में भी है और तहरीक ख़त्म नबूवत और तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा से भी था। शेखुल हदीस हज़रत मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह, जो मुफ्ती महमूद अल्लामा शाह अहमद नूरानी नवाबज़ादा रसूलुल्लाह ख़ान के हम असर साथियों में से थे। तो यकीनन उनकी पहली तरजीह ये थी कि मेरा बेटा भी हाफ़िज़ कुरान बने और उनकी दुआ भी यही थी। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया और मुझे बड़ी छोटी उम्र में मैंने हिफ़्ज़ कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा एक कलील मुद्दत में मैंने हिफ़्ज़ किया। ये तारीख़ में कितने अरसे में? मैंने 9 माह में हिफ़्ज़ किया। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके बाद सर उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था ना। ये बात भी आपकी ठीक है। उस ज़माने में मैं समझता हूँ कि वालिदैन की तरबियत का एक बड़ा असर था जिसका आज के दौर में फ़ुक़दान है। और बच्चे, पेरेंट्स बच्चों को टाइम देते थे और बच्चे भी अपने पेरेंट्स को फॉलो करते थे, उनका अदब, उनका एहतराम। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी जो नस्ल है ये वो आखिरी नस्ल है जो अपने वालिदैन का उस तरह एहतराम करती है जिस तरह उनका हक है। बिल्कुल। अच्छा मुझे हम सब ये बताइएगा कि आपने सही बात की है और कभी कभी अफसोस भी होता है, हम एडवांस होते चले जा रहे हैं। एडवांस होने के साथ साथ कहीं उनके ऊपर हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ रहा है औलाद की तरबियत के ऊपर। अब जो औलाद है वो अपने माँ बाप के इर्द गिर्द रहना नहीं चाहती, इर्द गिर्द वो अकेले ज़्यादा पसंद करती है, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करना ज़्यादा पसंद करती है। अब वो दौर था जब आपका दौर था, माँ बाप की एग्जिस्टेंस में रहना चाहता था बंदा। जैसे बत्तख के साथ उसके बच्चे चल रहे होते हैं, माँ बाप के साथ साथ चलना हमें ज़्यादा पसंद होता था, कहीं भी बाहर जा रहे हैं। अब वो चीज़ एकदम से बदल क्यों गई है? बच्चों की मसरूफियात, उनकी प्रायोरिटीज़ बदल गई है या हमारी तरबियत में थोड़ा सा फ़र्क आ गया? देखिए, मैं फिर यही कहूँगा कि हमारी कमज़ोरी है। हमारे पेरेंट्स ने हमें टाइम दिया था, हमारी तरबियत की है, हमारे मामलात को देखा है। हम भी सोशल मीडिया के शिकार हुए हैं, जहाँ बच्चे शिकार हुए हैं वहाँ पेरेंट्स भी शिकार हुए हैं। एडवांस होना इस्लाम में, शरीयत में कोई बुरी बात नहीं है। जदीद दौर को फॉलो करना ये सुन्नत है। आप उसको इज्तिहाद किसे कहा गया है? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज्तिहाद किसे कहा गया है? तो हम सारी चीज़ें दीन पर, इस्लाम पर डाल के नहीं इससे निकल सकते। यकीनन हमारे अंदर ये कमियां हैं कि हमने अपने बच्चों को उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जिस तरह से हमारे पेरेंट्स हमें करते थे। हमें वक़्त देते थे, हमें टाइम देते थे। हम कारोबार में, जॉब में, सियासी मामलात में या दीगर उमूर में इतने बिजी हो गए कि हमने अपने बच्चों को सोशल मीडिया के राहो करम पे छोड़ दिया है। अब देखिए, हम छोटे से बच्चे को मोबाइल लेके देना पसंद करते हैं लेकिन उस छोटे बच्चे के साथ वक़्त गुजारना पसंद नहीं करते। ये कितनी, देखे ना, इसकी हमारे वालिदैन तो हमें जुदा करते ही नहीं थे, एक एक लम्हा में हमारी तरबियत करते थे, हमारी रहनुमाई करते। बच्चे का रोल मॉडल उसके माँ बाप होते हैं। एग्जैक्टली। उसने माँ की गोद में उसने खेलना सीखा होता है, बाप को उसने देखा होता है, तो माँ बाप उसके लिए रोल मॉडल होते हैं। माँ बाप जब बिजी हैं अपने मोबाइल पे, तो आप मुझे बताएं कि बच्चा क्या असर करता है? बच्चा उससे पिक करता है।
ऐसे ही। तो इसलिए हमारे पेरेंट्स ने हमें सीने से लगाया, हमें अपने सीने से लगा के हमारी तरबियत की, हमें अच्छे बुरे की तहजीब सिखाई, हमें बतलाया बड़े का अदब कैसे करना है, छोटों पे शफकत कैसे करनी है, आपने स्कूल कैसे जाना, अपने मदरसे में कैसे जाना, ये सारी तरबियत हमारे पेरेंट्स ने बताई। हम क्या करते हैं, हम 3 साल के छोटे से एक मासूम बच्चे को उठा के नर्सरी में प्रेप में छोड़ देते हैं, स्कूल जाने उसका काम जाने, स्कूल वाले कितना कर सकते हैं, और फिर स्कूल से वापस आते हैं हम उन्हें ट्यूशन पे भेज देते हैं। एक छोटे से 3 साल के बच्चे को हमने सीने से नहीं लगाया, उसे मोहब्बत नहीं दी, उसे वो आदाब मोहब्बत नहीं सिखाए, आदाब ज़िंदगी नहीं सिखाए जो बाप और माँ की जिम्मेदारी थी। बिल्कुल। तो फिर ये मुआशरा बिगड़ता हुआ चले जा रहा है, और ये बिगड़ता हुआ चला जाएगा अगर हम इस पर तवज्जो नहीं दें। बिल्कुल, वालिदैन को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो सोसाइटी में एक कामयाब शख्स के तौर पे जाने जाएं, तो आपको अभी से, जिसे कहते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखना होगा, उनकी ऐसी तरबियत करें कि कल को जब वो बड़े हों तो आपको फ़ख्र महसूस हो। यहाँ पर हमारे साथ हाशिम अमजद साहब भी मौजूद हैं। मैं हाशिम आपसे जानना चाहूँगी कि आप ईद किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? जी, हम अपनी ईद इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, ज़्यादातर ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद या हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं, उसके थोड़ी देर बाद हम अपने दादों की तरफ चले जाते हैं, तो उसके अंदर कज़न के साथ मिलने की एक एक्साइटमेंट होती है, और कज़न के साथ वही नॉर्मली इसी तरीके से सेलिब्रेट होती है, और कुछ ज़्यादा एक्साइटेड बात नहीं। अच्छा हाशिम, मुझे बताएगा, ईदी जो है वो जी। मांगनी पड़ती है, खुद ही मिल जाती है? खुद ही मिल जाती अच्छा, खुद ही मिल जाती है, मांगनी नहीं पड़ती। और जितनी मिलती है आप उस पर मुतमईन होते हैं, कहते हैं नहीं और चाहिए? नहीं, मुतमईन होते हैं। सबसे ज़्यादा ईदी किससे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनसे सबसे ज़्यादा मिलनी है? मामा से। मामा से? जी। अच्छा, बाबा से कम मिल रही होती है? नहीं, बाबा से कम नहीं मिल रही होती, बाबा दे देते, लेकिन ज़्यादा मामा से मिलती। ज़्यादा मामा देती हैं। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है, मैं अब आपको ये क्वेश्चन पूछना कहूँ, जब आप बहुत ज़्यादा छोटे होंगे शायद उस वक्त, अक्सर औकात मेहमान आपके घर पे आते हैं, ईदी पकड़ा के जाते हैं जी। उसके बाद जब वो चले जाते हैं तो फिर आप खुद जाके मम्मा पापा को दे देते हैं या अपने पास रखते हैं? अपने पास रखते हैं। अपने पास रखते अपने हैं? पास रखते कभी मम्मा पापा मांगी तो नहीं? मांगी सी एक। हमसे तो मांग लेते थे हम सब हमसे मांग लेते थे, हमसे कहते थे जी वो मेहमान जिस तरह जाते हैं, दिल करता था मेहमानों को बता दो वैसे कि आपने जो ईदी दी थी ना उसे वापस मामा ले। भी ले लेती हैं। और वो यकीनन ऐसे कह के लेती होंगी कि अभी आप मुझे दे दें, मैं आपको रिटर्न कर देती हूँ। इसके साथ ऐसे हुआ। और फिर वो रिटर्न नहीं होती थी, सालों साल वेट किया जाता था, और फिर कहते थे हमसे ईदी रिटर्न लेंगे। हमारे साथ हाफिज़ मोहम्मद अमजद साहब मौजूद हैं। हाशिम अमजद भी हमारे साथ बराजमान हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हाफिज़ साहब, बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या फ़र्क देखते हैं आप? क्योंकि मेरी उम्र जितनी है, मैंने ये माहौल बदलते देखा है, ये दौर बदलते देखा है। आपने तो हमसे 4 दौर ज़्यादा देख लिया। मैं उस दौर में मैंने देखा है कि हम ईद कार्ड डालते थे अपने दोस्तों को, ईद मुबारक का कार्ड जाता था, और वो कार्ड मिलने की जो खुशी होती थी ना रिश्तेदारों की तरफ, वो डाकिया दे के जाता था, ईद कार्ड आया जी फूफो की तरफ से, खाला की तरफ से, और उसकी जो खुशी होती थी, या फ़ोन आता था PTCL के ऊपर, और उस फ़ोन की जो खुशी होती थी वो असल ईद होती थी। फिर हम जब मिलते थे अपने प्यारों को साल के डिफरेंस के बाद, जो बाहर होता था उसने ईद पे टाइम निकाल के वापस आना था पाकिस्तान, वो साल बाद जब हम देखते थे, वो थोड़ा सा साल बाद थोड़ा सा सेहतमंद हुआ होता था, बड़ा हुआ होता था, दाढ़ी बढ़ जाती थी, शक्ल तब्दील होती थी। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, किसी को कॉल करनी, वीडियो कॉल कर लें। तो मेरे ख्याल में वो एक एंटीसिपेशन जो होती थी ना मिलने की, आजकल उसकी कमी है, तो वो एक खुशी थी उसकी भी कमी है। क्या कहते हैं, बचपन की ईद में और आपकी ईद के में क्या फ़र्क देखते हैं? शराज भाई, बिल्कुल आपने सही बात कहा, ये ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये हमारी एज, मेरी 51 एज हो गई है, मैं ये समझता हूँ ये 50 साल का फ़र्क पड़ गया। वो बचपन की जो ईद होती है ना, उसकी जो खुशी होती है, वो आपकी जो तैयारियां होती हैं, वो छोटी छोटी जो खुशियां होती हैं, वो बचपन ही की हैं। मैं समझता हूँ ईद इसीलिए सब कहते हैं ईद बचपन की है, बच्चों की ईद है। तो उसमें जो ईद से पहले जो तैयारियां होती हैं, वो जो मराहिल हैं, फिर ईद का डे जो इंजॉय करना है, मैं समझता हूँ कि वो बचपन के दिन दोबारा कभी नहीं आएंगे। वो दिन ही खत्म नहीं होता, वो दिन ही खत्म हो गए। और वो अब तो हम हमारी खुशियाँ ये हमारे बच्चे ऐसे करें, ये खुश हो जाएं। अब देखें ना, हमारी ईद अब चांद रात में ख़त्म हो जाती है। हम ईद डे को सो के मनाते हैं माजरत के साथ। मैं आपको बता रहा हूँ कि ईद, जब मेरे जहन में इस बात आ रही थी, आपके साथ शेयर करता हूँ कि जब ईद पढ़ के मैं सोने लग गया ना, मुझे पता लग गया मैं मैच्योर हो गया। ये आपको पता चल गया कि मैं बिल्कुल इसी तरह। देखें ना, हम सारी रात ईद पे
उसको एंजॉय करते रहते हैं, तैयारियां करते रहते हैं, और सुबह ईद पढ़ के हमारा अगला क्या टाइम होता है कि जनाब सोने के लिए चले जाएं, ठीक है। और दोस्तों को भी कहते हैं यार इतने बजे मुलाकात होगी, लेकिन बचपन में ऐसी सूरत हाल नहीं थी। बचपन में तो हम रात को थक कर आते थे कि अब ईद ख़त्म होगी, और अगले दिन को भी हम कहते थे ये ईद ही है। तो वो यकीनन बड़ा फ़र्क आ गया जी। अब तो आप उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाते जिस तरह बचपन में आपने घड़ी भी नहीं लेनी है, और वो रेड और ब्लू कलर की ऐनक भी लेनी है, और जनाब वो अम्मी अब्बू से जाके वो सारे चीज़ों की डिमांड करनी है, फिर वो सब बच्चों ने ऐनक लगाकर धूप की तरफ भी देखना है। तो वो जो उस ज़माने की ईद और इस ज़माने की ईद में बड़ा फ़र्क आ गया। अब तो बच्चों को भी मैं देखता हूँ उस तरह सेलिब्रेट नहीं करते जिस तरह हमारे ज़माने में करते थे। और फिर हमारे यहाँ फिर ये होता था कि मेहमानों का आना, अब तो मेरा ख्याल में पहले दिन वो कहते जी हमारे घर में फलां मेहमान आ रहे इसलिए हम आज नहीं आ रहे, हम सो रहे थे अब कल आएंगे। भाई ईद का दिन तो आपने गुजार दिया सो के, तो अब 3 दिन बाद ईद मनाने का फ़ायदा क्या है? वो उस तरह इंजॉय नहीं कर पाता जो यकीनन एक हम बचपन में करते थे। तो हाफिज़ साहब, आपकी ज़िंदगी की सबसे यादगार तरीन ईद कौन सी है जो कि आपको अभी भी याद आती है? मेरी सारी ज़िंदगी की सारी ईदें यादगार हैं, कोई वो ऐसा नहीं, बचपन की ख़ास तौर पे बचपन की ईदें मुझे बड़ी याद आती हैं कि यार हम कितनी खुशियाँ बांटते थे, कज़न इकट्ठे होते थे, दोस्त इकट्ठे होते थे। लेकिन अब हम अपनी अपनी जगह इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि ईद के 3 दिन भी मिलना मुश्किल हो जाता है, दोस्तों से अहबाब से मिलना। अभी तो चूँकि थोड़े से हम सियासी भी हो गए हैं, तो ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद हम 12-1 बजे तक वैसी मुलाकातें लोगों से रहती हैं, लेकिन वो थके हुए इतने होते हैं कि आपको नींद आ रही होती है। तो यादगार तो सारी ईदें ही हैं, मुझे कोई ऐसी स्पेशल नहीं। लेकिन मैं जब एक मरतबा हज पर था तो वहाँ मैंने चीज़ें नोट की हैं कि यहाँ पर जो खूबसूरती एक ईद की सऊदी अरब में है, और लोगों में जो वहाँ पे मैंने देखा लोग इसी तरह ही मिलते हैं। हमारे यहाँ बड़ा फुकदान है मिलने का, और वो अरब कल्चर को जब मैंने देखा है तो मैंने कहा ये ईद का असल मज़ा है जो इस्लामी भी है और खुशी का भी इजहार है। अच्छा, मैं हाशिम आपसे पूछना चाहूँगा, अक्सर कहा जाता है सोशल मीडिया पे आपने कभी देखा होगा कि ईद का वो मौका होता है कि जिस दिन हमें एक मौका मिलता है अपने वालिद साहब को गले लगाने का। हाँ जी। तो ये अक्सर वो सोशल मीडिया पर देख रहे हो, तो आपके साथ भी यही केस होता है या आपको अक्सर औकात गले लगाया जाता है? नहीं, मुझे अक्सर औकात गले लगाया जाता है। मैं ऐसा नहीं समझता कि ईद वाले दिन ही कहते हैं वालिद साहब को गले लगाने का मौका होता है। मैं अपने वालिद साहब से कहते हैं रिश्ते में कोई ख़ासा इतना दूर नहीं हूँ कि मुझे सिर्फ ईद वाले दिन ही गले लगाया जाए। मैं अपने वालिद साहब के साथ रिश्ते में इतना करीब हूँ कि मैं गले लगाता रहता हूँ। मेरे ये इसकी बड़ी अच्छी आदत है। जब मैं घर आता हूँ तो सबसे पहले मैं हालांकि सुन्नत ये है कि जो आने वाला सलाम करे, ये मुझसे पहले कह देता अस्सलाम वालेकुम बाबा, और आगे गले मिलता है। ये माशाल्लाह, ये इसकी महारत नहीं, ये आपकी तरबियत है। ये वालिदैन ने, ख़ास तौर पर वालिद ने एक ऐसा डिस्टेंस रखा होता है अपने बेटे के साथ कि बेटा घबरा रहा होता है। मैं एज ए बेटा आपको बता रहा हूँ कि बेटा घबरा रहा होता है कि पता नहीं वालिद साहब बुरा ना मान जाएं। हर वक्त मैं ऊपर चढ़ा रहा हूँ, अगर वो कहें यार क्या पीछे हटो, और मैं फिर क्या फील करूँगा। तो मेरे ख्याल में वालिद को जो है ना ये चीज़, ये गैप ख़त्म करना चाहिए। ये शराज भाई हमारे वालिद साहब नाबीना थे, मैं आपको बताऊँ। एम.ए. अरबी थे, एम.ए. उर्दू थे, एम.ए. फारसी थे, एम.ए. इस्लामियात थे। माशाल्लाह। वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लोग हैं ये उनके शागिर्द, मौलाना तारिक जमील भी उनके शागिर्द हैं। माशाल्लाह। तो वो उनकी तरबियत में ये होता था, वो कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि हजूर बच्चों से बहुत प्यार करते। वो मिसाल देते थे शहजादों की, हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन सलामुल्लाह अलैहि की, कि आप उनको कभी यहाँ से प्यार करते, कभी यहाँ से करते, कभी गर्दन से करते। और आपने वो जो सबसे ज़्यादा सजदा लंबा किया वो क्या था? वो यही था। तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो बल्कि एक हदीस वो हमें सुनाया करते थे कि हजूर को एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह आप बच्चों से इतना प्यार करते, इतना चूमते, मेरे तो इतने बच्चे मैं तो किसी को नहीं करता। तो आपने जो जुमला फरमाया, आपने कहा अल्लाह तुम्हारे दिलों से रहम छीन ले तो मैं क्या करूँ। तो ये बच्चों से मोहब्बत जो है ये हमने तो दी नहीं है, हमारे पेरेंट्स ने हमें दी है। उसका थोड़ा सा मैं भी असर बच्चों में दिखाता हूँ कि मैं अपने बच्चों को जब फैसलाबाद में होता हूँ, घर में होता हूँ,
फिर उनको टाइम भी देता हूँ और इनके करीब बैठ के बात भी करता हूँ। माशाल्लाह, बिल्कुल इसी तरह से अगर हम अच्छे माशरे की बात करें तो अच्छे माशरे को तकमील देने के लिए एक एक फ़र्द को अपना किरदार अदा करना होगा। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को टाइम दें और बच्चों को भी चाहिए कि वो सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा गुम ना हो, पेरेंट्स के पास जितना ज़्यादा हो सके बैठे। और हाफिज़ मोहम्मद अमजद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हाशिम अमजद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। और ये छोटी ईद ऐसी ईद होती है जिसमें बहुत सारे पकवान बन रहे होते हैं, मीठे पकवान भी बन रहे होते हैं, लेकिन दोपहर में जो है आगाज़ हो जाता है नमकीन पकवान बनाने का। ख़वातीन के पास एक लंबी सी फ़हरिस्त होती है और उसमें देखना होता है कि सबसे अच्छी डिश कौन सी है, और दस्तरख़्वान भी सज जाते हैं, मेहमानों की भी आमद जो है शुरू हो जाती है। और ये ईद है ही बहुत मज़े का त्यौहार जहाँ पर डिफरेंट पकवान बनाए जाते हैं। तो इसी वजह से हम किचन में फिर दोबारा शेफ़ जहांज़ेब के साथ मौजूद हैं और जहाँ पर हम पूछेंगे शेफ़ से कि आज हम क्या बना रहे हैं। जिस तरह आपने खुद ही पहले बता दिया कि सुबह सेवइयाँ बनती हैं या कुछ भी मीठा बनता है, दोपहर में मेहमान आते हैं तो कुछ ना कुछ नमकीन बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, नमकीन भी जो है ना वो पूरा लेविश नहीं बनता, स्नैक्स वगैरह की साइड पे होता है। तो अभी जो हम बनाने जा रहे हैं वो मीठी दही फुल्की बना रहे हैं। मीठी दही फुल्कियाँ जो कराची वाली? नहीं, ये थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि कराची में तो थोड़ी फुल्कियाँ बड़ी होती हैं और मीठा दही में होती हैं, इसमें साथ में चने भी। इसकी रेसिपी बता दीजिए। रेसिपी इस तरह से कि मैंने आधा किलो दही लिया, उसको मैंने फेंट लिया, उसके बाद मैंने पकौड़ियाँ ली थी वो राउंड वाली जो होती हैं ये, और पानी के अंदर सोक कर ली थी। उसके बाद 1 कप उबले हुए सफ़ेद चने, चाट मसाला, कंट्री प्लस का डाल के इसको मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाह करें जी। हमारी दही फुल्कियाँ तैयार हो रही हैं मीठी, और ख़ास तौर ये लेंगी मैं बिल्कुल। और ख़ास तौर पर बात करें हम दही फुल्कियों के वाले से तो बड़ी मज़ेदार होंगी क्योंकि मुझे पसंद बहुत हैं। वैसे तो मैं मीठा खाता नहीं हूँ, लेकिन जब बात होती है ईद की और छोटी ईद की और मीठी ईद की तो हल्का फुल्का मीठा जो है वो चलता है। और ख़ास तौर बात करें जिस तरह से भी जहाज़िब ने बताया कि कंट्री प्लस का ये इस्तेमाल करेंगे मसाला, चाट मसाला। और कंट्री प्लस ने एक नया इनिशिएटिव लिया है और वो इनिशिएटिव ये है कि 12 जार जो है मुतारिफ़ करवाए हैं। और ये 12 जार का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जितना मसाला आपने इस्तेमाल करना है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी जो बचेगा आपने ढक्कन लगा के उसको वापस पैक करके रख देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि ना गीला होगा, ना मॉइस्चर आएगा, ना ही ख़राब होगा, और आपको बआसानी मिल भी जाएगा क्योंकि आप 12 जार ऑर्डर करेंगे तो आपको साथ में एक किचन बॉक्स जो है बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। और ये किचन बॉक्स हासिल करने के लिए, कंट्री प्लस के 12 जार हासिल करने के लिए, या फिर कंट्री प्लस का कोई भी दूसरा प्रोडक्ट आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप घर बैठे भी ख़रीद सकते हैं। अरमा स्टोर पे जाइए, नंबर स्क्रीन के ऊपर होगा। अरमा स्टोर से जाके आप जो भी कंट्री प्लस का प्रोडक्ट ख़रीदना चाह रहे हैं वो आप फौरी तौर पर ख़रीद सकते हैं कंट्री प्लस की जानिब से। और ख़ास तौर पर अगर बात करें हमारे यहाँ पकवान के हवाले से, तो जितने भी पकवान हमारे यहाँ इस्तेमाल हुए हैं, बनाए गए हैं, वो सारे के सारे गोल्डन कुकिंग ऑयल के अंदर तैयार किए गए हैं। सोयाबीन और कनोला का मुरक्कब है, विटामिन ए, डी से भरपूर है और आपकी सेहत का ज़ामिन है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। यही वजह है कि आपकी सेहत के लिए ख़ुसूसी तौर पर प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर रखते हुए इसको तैयार किया जाता है। जितने भी पकवान तैयार किए जाते हैं, पकवान मज़ेदार भी होते हैं, अरोमा भी अच्छा होता है, सेहतमंद भी होते हैं। तो जितने भी हमने रमज़ान मुबारक के दौरान हमारे किचन सेगमेंट के अंदर जितने भी पकवान तैयार किए महवेश, वो सारे के सारे गोल्डन कुकिंग ऑयल में तैयार शराज, इसके साथ साथ गोल्डन बनास्पति भी थ्रू आउट पूरे रमज़ान हमारे साथ रहा है और ईद के पकवान गोल्डन बनास्पति में बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। गोल्डन बनास्पति को माहिरीन की निगरानी में तैयार किया जाता है और इसकी क्वालिटी को यकीनी बनाने के लिए इसे 100% इजाफी अशिया से पाक रखा जाता है। खाने में टेस्ट आ जाता है, खाने में खुशबू आ जाती है, खाने में जायका आ जाता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ गोल्डन बनास्पति की बदौलत है। इसमें पाम, सोया बीन्स और कपास के बीजों का ये बनास्पति मरकब है। ग़िज़ाइयत के लिहाज से बात करें तो विटामिन ए और विटामिन डी की भरपूर ग़िज़ाइयत इसमें मौजूद है। मीठी ईद है, इसमें मिठाइयाँ भी बन रही होती हैं, इसमें पराठास भी बन रहे होते हैं और साथ ही साथ जो नमकीन पकवान है जिसमें हमारा बारबेक्यू हो गया और साथ ही साथ जिसे कहते हैं कि चिकन कौरमा हो गया, पुलाव हो गया, बिरयानी हो गई, जितने भी ईद के मेन त्यौहार हैं, त्यौहार की मेन डिशेज़ हैं वो इसी में बन रही होती हैं। यही वजह है कि हमारे किचन में भी गोल्डन बनास्पति ही इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और इसके साथ अगर बात करें हम रूह अफ़ज़ा के हवाले से तो 1947 से लेके अब तक जो है वो रूह अफ़ज़ा जो है वो हर पाकिस्तानी का, हर ख़ासो आम का इंतखाब होता है। रूह अफ़ज़ा ने एक नई टैगलाइन मुतारिफ़ करवाई है और वो टैगलाइन ये है कि चल मेरे लाल। उसके तहत 2 अच्छी बातें आपको बताई गई, जिसमें पहली ये कि आपने इफ्तार के टेबल के ऊपर बैठ के इफ्तारी की दुआ नहीं भूलनी थी। जो रमज़ान मुबारक गुजरा है उस दौरान आपने उसको याद रखना था। दूसरी जो बात अच्छी है वो आपने अभी भी याद रखनी है और वो ये है कि ईद के दौरान जितने पकवान तैयार होंगे आपने किचन में ख़वातीन को जो है असिस्ट करना है, उनको हेल्प करनी है। कुछ ना कुछ हेल्प कर दें, चाहे आप उनको धनिया काट के दे दें, हरी मिर्च काट के दे दें या रूह अफ़ज़ा घोल कर दे दें,
अगर आप खाना बनाना नहीं जानते तो कुछ ना कुछ हेल्प कर दें, आप दही जो है उसको मिक्स करके दे दें, कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर ख़वातीन की करें ताकि ये ईद उनके लिए भी अच्छी गुजरे, उनका बर्डन भी कम हो और वो अपनी ईद को बेहतर तरीके से मना सकें। ईद पे ख़वातीन के पास ना एक कहते हैं लंबी लिस्ट होती है कामों की, उन्होंने कपड़े भी प्रेस करने होते हैं, खाना भी बनाना होता है, गेस्ट को भी अटेंड करना होता है। तो जब इतने ज़्यादा काम होते हैं तो साथ एक हेल्पर मिल जाए तो काम भी आसान हो जाता है और वो भी ईद सेलिब्रेट कर लेती हैं। यहाँ पर अगर गेस्ट के हवाले से बात करें तो बहुत सारे छोटे छोटे गेस्ट भी हमारे घर आते हैं, बच्चे जिन्हें कहते हैं, तो वो उनकी फरमाइश ये होती है कि उन्हें ऐसा शरबत पिलाया जाए कि जो कि टेस्ट में भी अच्छा हो। तो टेस्ट में अगर अच्छा है तो हम फ्रूटफुल की बात करेंगे। फ्रूटफुल यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपेरेंट कैन में मौजूद है, बच्चों के जितने भी फ्लेवर्स हैं पसंदीदा, मैंगो और पीच, इसके अलावा डिफरेंट फ्लेवर्स में ये मौजूद है। कोई भी फ्लेवर आप इसका उठा के देख लें, वो इतना मज़ेदार है। यही वजह है कि मेरी तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो फ्रूटफुल है। अच्छा, इसके साथ साथ हमने किचन में जितने भी किचन अप्लायंसेस यूज़ किए हैं वो फोटाइल के हुए हैं, और फोटाइल जो है उसका पावरफुल स्टोव जो है वो मिनटों में खाना जो है तैयार कर देता है और खाने के क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। ये एशिया का नंबर 1 ब्रांड है जो कि हर किस्म के तबके के लिए प्रीमियम क्वालिटी फराहम कर रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम क्वालिटी के हवाले से बात करें, सेफ्टी मेजर्स के हवाले से बात करें तो 12 इंटरनेशनल सेफ्टी मेजर से होकर गुजरता है, और यही वजह है कि आपकी फैमिली को और आपकी सेफ्टी को प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर रखा जाता है। और इसके साथ साथ एनर्जी एफिशिएंसी के हवाले से बात करें तो वो तमाम स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए, उन क्वालिटी स्टैंडर्ड से रखते हुए गुजारा गया है ताकि ख़ास तौर पर जो गैस और बिजली की बचत की जा सके। यही वजह है कि फोटाइल जो है वो हमारा इंतखाब है, और जितने भी यहाँ पकवान तैयार होते हैं वो फोटाइल के स्टोव्स पे तैयार होते हैं। अगर हम रेसिपी की फॉलोअप लें तो ये क्या आप भी इसमें आपने शुगर ऐड की है? शुगर ऐड की थी, नमक ऐड किया था दही के अंदर, उसको फेंट लिया। उसके बाद स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा मैंने डिश ली थी, उसमें मैंने पकौड़ियाँ और चने डाल दिए। अब मेरे ख्याल में ब्रेक लेने का नहीं, बिल्कुल ब्रेक लेने का वक्त नहीं है। बात हो रही है फ्राइज़ खाने की, ठीक है, फ्राइज़ की, कटलेट्स की, क्योंकि ईद पे कटलेट्स तो हमारे घर लाजमी बनते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि उन्हें ये होता है कि हम मोटे ना हो जाएं, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खा सकते। उनके लिए दी किचन टॉवल, जिसे कहते हैं ज़ूब दी किचन टॉवल जो है वो मौजूद है, जो कि अप टू 260 किलो कैलोरीज जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। खाने आप गिल्ट फ्री खाना खा सकते हैं, और इस अब आप कटलेट्स खाएं, आप समोसे खाएं, आप फ्राइज़ खाएं, कुछ भी खाएं, लेकिन आप मोटे नहीं होंगे और आपकी जो डाइट है उस पर भी कोई फ़र्क नहीं होगा। खैर, इसी तरह से हम प्यारी प्यारी सी जिसे कहते हैं कि बातें भी करते रहेंगे, पकवान भी बनाते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद अमजद साहब, उनके साथ साथ हाशिम अमजद साहब मौजूद हैं। हाशिम, मुझे बताइएगा क्या प्लान्स हैं नेक्स्ट फ्यूचर के? अभी मैट्रिक जब कर लेंगे आप, क्योंकि मैंने सुना आप मैट्रिक कर रहे हैं, हाँ जी। तो इसके बाद फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या पढ़ना है, किस तरफ जाना है, शौक़ क्या है? मेरा शौक़ इस वक्त आर्मी की तरफ जा रहा है मैट्रिक के बाद, और उसकी तरफ मेरा फ्यूचर प्लान ऑब्वियसली आर्मी की तरफ जाने का, और मैं सोच भी रहा हूँ उसकी तरफ, क्या कहते हैं, देख भी रहा हूँ कि क्या क्या कैसे होता है। उसके लिए आर्मी के लिए मेरा बेसिकली दैट इज़ योर ओन चॉइस या बाबा की तरफ से? मेरी ओन चॉइस। अच्छा, आपकी अपनी है। अच्छा, आपने इसको ऑप्शन दी हुई है कि तुम अपनी मर्ज़ी से चुन लो, या आपने कुछ कहा कि नहीं मेरा ख्वाब तो ये है? एक इमोशनल होता है ना, मेरा ख्वाब तो ये, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी करो। नहीं शराज भाई, मैंने ये बच्चों पे मुसल्लत नहीं किया। मैंने कहा बेटा आपका फ्यूचर है, हमारा काम है आपको फैसिलिटेट करना, माँ बाप की यही जिम्मेदारी होती है। जो फील्ड आपको पसंद है बस पसंद आपने करनी, उसके बाद तवज्जो भी आपने देनी है। ये नहीं कि आपने पसंद कर ली छोड़ दी, ये नहीं होगा। आप अभी से सोचें अपनी मर्ज़ी से, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, CSS करना चाहते हैं, या दीनी उलूम में जाना चाहते हैं, तो वो तो खैर आपको फिर भी मेरे का साथ साथ रखें। दीनी उलूम को हमारी कामयाबी इसी में है। तो मैंने कहा लेकिन आप जिसको चूज़ करें फिर उस पर पूरी तवज्जो होनी चाहिए, उसमें फिर आपकी कामयाबी और कामरानी नज़र आनी चाहिए। माँ बाप का यही होता है, माँ बाप दुआ भी करें। तो मैं बच्चों को बिल्कुल, बड़ा बेटा है अब्दुल्ला, इससे उसको भी मैंने ऐसे ही कहा कि बेटे आप जैसे करें लेकिन कामयाब हों। ये बिल्कुल, यानी कि जो काम करें उसमें एक्सेल भी करें। बिल्कुल शराज, और माहिर जिसे कहते हैं कि एक्सपर्ट तभी बनता है जब आप एक फील्ड को चूज़ कर लें, तो उस पर खासी मेहनत दरकार होती है। यहाँ पर हाफिज़ साहब आपसे एक बात जानना चाहूँगी। आप एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, मसरूफियात बहुत ज़्यादा आम दिनों में होती हैं, लेकिन ईद पे ये मसरूफियात और ज़्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि हल्का हबाब भी इतना बड़ा होता है, फैमिली को भी टाइम देना होता है। तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए हमारी तो मैं कहता हूँ सबको छुट्टी हो जाती है, ना सियासी
लोगों को होती है ना मौलाना हजरात को होती है। हमने तो ईद वाले दिन भी नमाज ईद का एहतमाम करना होता है और लोगों को पढ़ानी होती है, और फिर जितने भी मजमे में लोग आए हुए सबको हमने ईद मिली होती है। उसके बाद फिर हमारे घर पे जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, कारकुनान हैं, पार्टी अहदेदारान जो हमारे शहर में रहते हैं, उन सब का भी कोई, जब हम फारिग होकर वहाँ ईदगाह से आते हैं तो आगे हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह एक निज़ाम चल रहा होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो मुसलसल, खाना भी वहीं फिर होता है, फिर चाय भी वहीं होती है, तो 2-3 बजे तक तो ये सिलसिला चलता रहता है और दोस्तों से मिलते रहते हैं। और फिर 2 बजे के बाद फिर अपनी फैमिली की तरफ, वालदा की तरफ जाना होता है। जारी बात है वो हयात है, उनकी खिदमत में जाना माशाल्लाह माशाल्लाह। और अपने वाले साहब की कब्र पे जाना, तो ये हम समझते ये दीनी ज़रूरत भी है और अखलाकी ज़रूरत भी है कि जिन्होंने हमें यहाँ तक इस मकाम तक पहुँचाया है, आज उनके लिए भी फातिहा पढ़ के उनको ईद मुबारक कहा जाए। तो ये हमारी मसरूफियात में से। अच्छा हाफिज़ साहब ये बताइएगा कि हाफिज़ मोहम्मद अमजद साहब जहाँ पहुँचना चाहते थे, आज ज़िंदगी में वहाँ पहुँचे? मैं समझता हूँ कि इंसान की सोच तो बहुत ज़्यादा आगे की होती है, लेकिन जहाँ पर अल्लाह ताला ले जाए और फिर वहाँ आप काम करें और उस काम में कामयाब हो जाएं, ये आपका मकाम है। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं पाकिस्तान के पार्लियामेंट का एक बड़ा अहम इदारा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का मेंबर मुंतखब होना, और फिर उसमें अभी मेरे पास जो मुझे, बल्कि मैं तो ईद प्रोग्राम में हूँ, वरना मैं आपको दिखलाता कि हम कितनी कौम की खिदमत कर रहे हैं। थैलीसीमिया के मुतल्लिक़ एक अच्छा हमारे रिसर्च चल रही है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का, और मैं आपके आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बताऊं कि हमारी अभी गोल्डन जुबली हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो 26 रमज़ान मुबारक को इफ्तार डिनर दिया है उन्होंने, और वो पूरी एक चेयर करेंगे, इस इजलास को चेयर किया उन्होंने। ज़बरदस्त। तो उसमें हमने वो जो पाकिस्तान में 50 साल में कानून साजी की है, सिफारशात तैयार की हैं, वो एक तारीख है। तो अब अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, 3 साल का टिनोर है मेरा, उसमें मैं भी पाकिस्तान के कौम की खिदमत करूँगा और जो जो शरीयत और कुरान की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह। शरिया लॉज हैं वो बना के इंशाल्लाह कौम की खिदमत में पेश करेंगे। मेरे लिए सादत हो। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आप जिस फील्ड में हैं, और इसी तरह से जिसे कहते हैं कि इस्लाम के असूलों को हम सबको भी फॉलो करने की तौफीक दे। यहाँ पर हाशिम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्योंकि आपके वालिद की लाइफ काफ़ी ज़्यादा बिजी है, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी भी है, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपकी तरफ से शिकायत की हो आपने बाबा से कि आपकी लाइफ इतनी बिजी है, आप हमें टाइम नहीं दे रहे, ऐसा कभी कोई वाक़या? नहीं, ऐसा कभी कोई वाक़या पेश नहीं आया। बाबा हमें इक्वली टाइम भी देते हैं, अपनी पॉलिटिक्स को टाइम भी देते हैं। ऐसा कोई ख़ासा वाक़या कभी पेश नहीं आया कि बाबा ने बहुत टाइम के लिए फैमिली को टाइम ना दिया हो। बाबा जब इधर होते हैं तब पूरा अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि पूरा टाइम दिया जाए, जब वहाँ पे होते हैं तब पूरी तरफ से उनकी कोशिश होती है कि वो कहते हैं अपनी कौम को सर्व भी करें, लेकिन जब वो यहाँ पर होते हैं तब उनका पूरा ध्यान फैमिली की तरफ भी होता है। ये नहीं कि कभी फैमिली फिर पॉलिटिक्स, नहीं, इस तरह नहीं। अच्छा खाने के वाले से बात करें हाशिम, तो बहुत ज़्यादा फूडी तो नहीं है आप, या फूडी हैं? फूडी हैं। अच्छा फूडी। फास्ट फूड पसंद है या घर का खाना? फास्ट फूड, फास्ट फूड में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? बर्गर लगा लो। अच्छा बर्गर्स वगैरह आप खाते हैं, तो ये बताइएगा कि कभी खाना खुद भी ट्राई किया बनाने का? या बर्गर कभी मैं था ना आपके एज में, तो मैं बर्गर खुद बनाता था जी। ला के, वो कंपनी के ला के ना फ्रोज़न चिकन ला के खुद बनाना, कभी ट्राई किए? नहीं। नहीं, मतलब बना बनाया? जी, बना। अच्छा ये बताएं कि वंस अ वीक जाते हैं खाने के लिए या अक्सर औकात बाहर? वंस अ वीक या फिर अक्सर औकात, ज़्यादातर नहीं। अच्छा, और दोस्तों के साथ जाना पसंद करते हैं या फैमिली के साथ? दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ। जी। अच्छा दोस्त फैसलाबाद से ही हैं ज़्यादा? हाँ जी, ज़्यादातर फैसलाबाद से। अच्छा फैसलाबाद से। अच्छा यही हादसा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, खाना पसंद करते हैं खाना, या आप समझते हैं कि बस अब मसरूफियत इतनी है जो मिल जाए बस अल्हम्दुलिल्लाह? नहीं, मैं खाने वाले बड़ा मोहतात हूँ, पसंद भी अच्छा करता हूँ खाना, और जब मुझे टाइम मिलता है मैं खाता भी ठीक हूँ, लेकिन मुझे कुछ सेहत के इश्यूज़ की वजह से पिछले दिनों काफ़ी डाइट प्लान पे अमल करना पड़ा, लेकिन मैं बड़ा दुखी था कि यार अच्छे खाना पड़े लेकिन मैं नहीं खा पा रहा। लेकिन मैं बड़ा इस मामले में हसास भी हूँ कि खाना अच्छा भी होना चाहिए और नफीस भी होना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस मामले में तो मैं, अब चूँकि डॉक्टर्स ने, आपको पता है कि आजकल हर चीज़ ही बंद करने पर लगे हुए हैं, ये भी ना खाएं आप, ये भी ना, टेस्ट ठीक भी आ जाए फिर भी कहते हैं कि जी आप एज फैक्टर आप एहतियात कर रहे हैं। लेकिन एहतियात करना बहुत ज़रूरी एहतियात है। बड़ा बिल्कुल। ज़रूरी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि
अच्छा खाना भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सही। हाफिज़ मोहम्मद अमजद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, और जिस तरह से आपने गुफ्तगू की, बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू थी। हाशिम अमजद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब वक्त हुआ चाहता है बिलाल डोगर की तरफ जाने का, और जानते हैं कि बिलाल डोगर जो है वो किन के साथ अपनी ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओवर टू बिलाल डोगर।